और इस उदयपुर की नगरी के अंदर इस विशेष अवसर पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम कोई भी प्रश्न होगा या कोई भी जिज्ञासा होगी उसको अपने इस व्याख्यान के अंत में लेंगे ताकि एक क्रम जो है उसमें डिस्टर्बेंस ना हो, और दूसरा कार्यक्रम की समाप्ति तक धैर्यपूर्वक बैठें। वो वक्ता के लिए भी और श्रोता दोनों के लिए एक अनुशासन और अपनी बात पूरी पहुंचाने की दृष्टि से बहुत ही जरूरी है। मैं कुछ देर में डॉक्टर साहब को हेलो, हाँ किधर से फिर किधर से तो कुछ आपके भी आई थिंक आगे के असाइनमेंट फिक्स थे, तो मैं चाहूँगा कि कृष्ण जी और नीलांबर जी आप एक बार जो भी, क्योंकि आप जहाँ बैठे हैं वहाँ हम जो कर रहे हैं स्वरूपन फाउंडेशन से, तो आपका भी जो परिचय उसके बारे में दोनों एक बार बारी बारी से जरूर अपनी बात शेयर करें। धन्यवाद प्रशांत जी, आपकी संचालन की तारीफ जितनी की जाए उतनी कम है। मैं लगातार तीसरी बार आपको देख रहा हूँ इस कार्यक्रम में, और डॉक्टर साहब मेरा प्रणाम, सादर प्रणाम आपके चरणों में। डॉक्टर साहब ने तो जो आयुर्वेद को भारत में दोबारा से पुनः जीवित करने का काम किया है वो अद्वितीय है, कभी नहीं हुआ है। उसमें हम सब के सहयोग की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि जो काम डॉक्टर साहब लेके चले हैं वो कोई महापुरुष सदियों में ही कोई ऐसा होता है जो उसको करता है। और पुरुषोत्तम जी जो सौरोपण का संचालन कर रहे हैं आपके उदयपुर शहर में, ये थोड़ा सा विडम्बना है कि अच्छी चीज़ों के प्रति लोग थोड़ा देर में सजग होते हैं। अगर यहीं पे कोई रंगारंग कार्यक्रम होता तो ज़्यादा लोग बिना कहे मैं मानता हूँ आ जाते, लेकिन थोड़े से शुरुआत छोटी सही लेकिन दूर तक जाना है वो इसमें। बाकी सौरोपण की पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद कि वो इस सब चीज़ को कर रहे हैं। हमारा तो सिर्फ ये है कि जो पशुपालन विभाग है तुम्हारा वो बैकबोन 8-3 रही है हमेशा भारत की 8-3 भारत की अर्थव्यवस्था में पशुपालन मुख्य एक रूप से मुख्य कड़ी हमेशा रही लिखो। है। लेकिन अब लोग थोड़ा सा वेस्टर्न कल्चर की तरफ ज़्यादा आकर्षित होने लगे, और हमारी ये चीज़ जब वेस्टर्न कल्चर में घूम के आती है लाइक हल्दी 8-3 एंड अदर थिंग्स, तो वो ज़्यादा फेमस होने लगती है, उसको लोग ज़्यादा एक्सेप्ट करते हैं। लाइक योगा अभी वेस्टर्न में चला गया, योगा वहाँ से घूम के आ रहा है तो बहुत ज़्यादा फेमस होने लगा, लोग उसको एक्सेप्ट करने लगे। तब तक अपना था, तब तक वो घर का जोगी जोगना बाहर का जोगी सीध लाइक टाइप। सो हमारा तो सौभाग्य है कि हम इतनी कम उम्र में डॉक्टर साहब को सुन पाने का सौभाग्य प्राप्त हमें हो रहा है, और विभाग भी निरंतर प्रयासरत है। इसके साथ ही हमारा उद्देश्य थोड़ा आ जाने का ये भी रहा है कि कैसे डॉक्टर साहब की बातों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया जाए। उस विषय में भी हम लिखित रूप में चाह रहे हैं कि पुस्तक के रूप में या डॉक्यूमेंट्स के रूप में इस चीज़ को विभाग के माध्यम से, बाकी सामाजिक संगठनों के माध्यम से दूर दूर तक पहुँचाएँ। इसके अलावा जो सौरोपण ने बीड़ा उठाया है वेलनेस में काम करने का, आयुर्वेद, योगा, मिलट्स, संस्कृत, ये और वो भी सब यंग लोग, कैलिबर वाले लोग, वो बहुत कम लोग सोच पाते हैं। यही चीज़ हमें प्रभावित करती है कि हम यहाँ तक आए हैं। इवन मंत्री जी भी लास्ट टाइम आकर के यहाँ पर उद्घाटन करके गए थे। तो बातें बहुत सारी हैं, खैर मैं बहुत ज़्यादा ना बोलते हुए नीलांबर जी को भी 2 मिनट कहूँगा कि वो आए हैं, तो 2 मिनट वो भी बात हैं, डॉक्टर साहब को सुनेंगे जिनके लिए सभी लोग आए हैं यहाँ। बहुत बहुत धन्यवाद। सबको मेरा प्रणाम। सबसे पहले मैं, क्योंकि इसका हिस्सा बनने जा रहा हूँ, तो मैं कैसे हिस्सा बन पाया मैं ये बता दूँ कि कृष्ण मित्तल जी जो कि हमारे भारत सरकार में केंद्रीय मंत्री के निजी सचिव होने के बावजूद उनकी व्यवस्था आपको पता होता है, वो सरोपण और हमारे जो वैदिक कल्चर है, गाय की इकोनॉमी है, इन पे इतना उनका फोकस रहता है, और हमेशा वो समाज में क्या चेंज ला सकते हैं, समाज के लिए हम क्या कर सकते हैं, उन पे फोकस रहता है, चाहे वो किताब के माध्यम से हो, संस्था के माध्यम से हो। और एक अच्छी इनिशिएटिव जो सरोपण ने दिया है, और मैं डॉक्टर साहब को स्पेशली प्रणाम करता हूँ। मैंने पहला उनका वीडियो देखा था कॉ इकोनॉमी पे, तो है क्या कि हमारे जो अभी समाज है, जो नए युवा हैं, उनका है कि अगर आप और भी चीज़ें बताते हैं तो
तो अभी सोशल मीडिया का ज़माना है, अगर उसे आप इकोनॉमी से जोड़ देते हैं तो वो फिर आकर्षित होते हैं। और मैंने सर का यही देखा, अगर मैं पुरानी बातें, वैदिक बातें, कल्चर की बातें, ट्रेडिशन की बातें कहते हैं हम, तो शायद उनको उतना लुभा नहीं पाते, परंतु अब उनको यदि हम इकोनॉमी से जोड़ के बताते हैं कि आपने क्या गवाया और अब क्या पाएंगे इससे, तो उसका जो है इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है। एक दूसरी बात जो मेरा हमेशा के लिए ये फोकस था, मैंने चर्चा भी किया, अभी दौसा में मंत्री जी के साथ था मैं, तो लंपी की बीमारी चल रही है, तो पशु स्वास्थ्य की बात जब हम करते हैं तो साफ सीधी बात है, हम अपनी बात करते हैं, क्योंकि शुद्ध यदि आपके पास स्वस्थ पशु होगा, देशी पशु होगा, तभी आप उनसे जो है मिलने वाले प्रोडक्ट को पा पाएंगे। उनकी ओर फोकस हमारा ज़्यादा होना चाहिए। गांव में हम ऐसे बातचीत में भी सुनते हैं कि लग रहा है जैसे कि गाय का दूध पिया है, देखो गाय घी खाया, देखो दिमाग कितना तेज, या क्या मसल्स है, लगता है गाय का दूध खाया। तो वो चीज़ें जो चीज़ थी वो अब हॉर्लिक्स और बॉर्नविटा जैसी चीज़ों की चर्चाओं में आ गई, उसको हमें जो है पीछे करके इन्हें फिर से रिवाइवल करना है। और इसके लिए जो आप लोग कर रहे हैं, इसका तो मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता कितने अच्छे काम कर रहे हैं, बट मैं यही कहूँगा अच्छी चीज़ें देरी से पहुँचते समाज में, तो हमें जो है इंटरनल पब्लिशिंग के साथ साथ लोगों को बताने की जरूरत है, अवेयर करने की जरूरत है। आजकल हजारों प्लेटफॉर्म्स हैं, अगर बेकार की चीज़ें इतनी पॉपुलर हो सकती है तो सबसे अच्छी चीज़ें हैं, तो इन पे भी हमारा ध्यान हो कि इस ज्ञान का और लोग वर्धन कर पाएँ, इस उत्पाद का हर कोई सदुपयोग कर पाए, और हमारे जो पौराणिक सभ्यता कल्चर थी उन्हें हम फिर से आगे लेकर जा पाए। और मैं ये कहूँगा कि 2014 से खासकर एक रिवाइवलिज्म ऑफ कल्चर और हमारे ओल्ड जो वैदिक संस्कृति थी वो हो रहा है, और उनमें आप लोगों का इतना बड़ा सहयोग है, इसके लिए मैं सबको धन्यवाद करता हूँ। इस क्रम में अगर मेरा कोई गिलानी प्रयास होगा तो मैं जरूर उसमें करना चाहूँगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आप दोनों महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद। और उदयपुर से दिल्ली तक हमारी बात आपके थ्रू पहुंचती है, और दिल्ली से आप लोग अपनी बात लेके आए हैं। मैं ये कहूँगा कि किसी साधक का, क्योंकि डॉक्टर साहब को मैं 3 दिन से सुन रहा हूँ, तो ये हमारा सौभाग्य है कि हम इसे सुन पा रहे हैं। इनको सुनने के लिए कितना प्रयास करना पड़ता है वो अभी शायद सबको नहीं मालूम है। तो आज आप जितने भी लोग आगे यहाँ बैठे हुए हैं वो अपने आप को सौभाग्यशाली माने कि आपको डॉक्टर साहब को सुनने का मौका मिला। और दूसरी बात, जो इनका कंटेंट है उसके पीछे साधना इतनी है कि ये सिर्फ 1.5 घंटा हमारे लिए बोलेंगे, वरना इनका 9 दिन जो होता है वो 16 साल से मौन व्रत रहता है। तो अगर आप इस साधना को समझें कि उन्होंने हमें देने के लिए अपने मौन व्रत को तोड़ा है उस 1.5 घंटे के लिए, तो हमें उनका मतलब ये समझिए कि हम लोगों को डेफिनेटली उनका जो है ये एहसान ही मानना चाहिए। तो जब पूरे दिन नहीं बोलते हैं, कल डॉक्टर साहब स्टार्ट कर रहे थे, तो वापस बोलना जब स्टार्ट करते हैं तो थोड़ा सी वो आती है, आपकी शुष्की आती है। तो मैं चाहता हूँ कि हमारी एक बार जोरदार तालियां हो, जो कम से कम उनका उत्साहवर्धन करें। डॉक्टर साहब आप आए और हमें अपने खुद इन सब परंपराओं से परिचित कराएं। सभी को नमस्कार। आज गाय, गव्य, स्मृति और बुद्धि यह विषय है। पिछले 4 दिन से हम अलग अलग आयाम में, अलग अलग एस्पेक्ट से, अलग अलग कोने से गाय को समझ रहे हैं, गाय को जान रहे हैं। शायद ये सौभाग्य है मेरा भी कि ऐसे यंग टीम के साथ मुझे जुड़ने का मौका मिला। ये मैं जानता हूँ, हमारे ऋषि जानते थे। कुछ रिसर्च करने का मौका मिला तो मेरे स्टूडेंट्स ने भी कुछ हिस्से में रिसर्च किया है। तो मुझे लगता है कि ये ज्ञान जो है वो किसी का नहीं, ज्ञान समाज का है, सृष्टि का है। क्योंकि वेदों के ऋषियों ने कभी ज्ञान को छुपाया नहीं था। तो अपौरुष है, वो तो देवों का ज्ञान है, वो तो नीचे जाना ही चाहिए। ज्ञान को प्रवाह कहते हैं। उस प्रवाह को बहुत लोगों ने रोक के रखा था। 1000 साल से संयोगवश रुक गया था। मुगलों के आक्रमण, फ्रेंच, डच, इंग्लिश लोगों ने हमारे देश पर कब्जा किया। देश पे तो कब्जा किया, निकल गया, 75 साल हो गए ऐसा मानते हैं, लेकिन मस्तिष्क पे अभी भी कब्जा है। उस मस्तिष्क का कब्जा निकालना है, मस्तिष्क को फ्री करना है। उसमें
कुछ गायक का रोल हो सकता है। मैं आज 2-3 बातें ऐसी बताऊंगा, शायद आपने सोची नहीं होगी, आप मानने के लिए तैयार नहीं होंगे। साइंटिस्ट भी इतना अधूरा, साइंटिस्ट यानी सो कॉल्ड साइंटिस्ट या अभी के साइंटिस्ट या वेस्टर्न साइंटिस्ट को तो रिस्पेक्ट ही है मेरा, लेकिन वो इतना नहीं जानते जितना हमारे ऋषि जानते थे, जितना गायक को हम समझते थे। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो आज जो है चौथी नवरात्रि है। आज देवी कुष्मांडा माता है। हर दिन एक देवी होती है, नव दुर्गा तो बने आप जनरल इन टर्म्स बोलते हैं, नव दुर्गा, लेकिन आज चौथे दिन की माता है वो माता कुष्मांडा। कुष्मांडा नाम क्यों दिया गया, कुष्मांडा क्यों है, वो आगे हम समझेंगे। तो आपके सामने मैं विषय रखने जा रहा हूँ, कुष्मांडा माता नाम क्यों पड़ा, कुष्मांड यानी क्या, उसका यूज क्या है, उपयोग क्या है, वो क्या सिंबल देते हैं, वो क्या सिग्निफिकेंट करते हैं। कभी कभी हम मूर्ति में फंस जाते हैं, चित्र में फंस जाते हैं। मूर्ति और चित्र अच्छा भी है तो ऐसा खराब चित्र भी आ सकता है। तो मैंने कल बताया था कि जब आप गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं तो गायत्री का चित्र तैयार हो जाता है। वो फोनेटिक साइंस है, वो शायद हम लोग नहीं जानते हैं। क्योंकि जब भी हम कोई मंत्र बोलते हैं, सरस्वती का मंत्र बोलते हैं, तो सरस्वती सीधी अपने आप खड़ी हो जाती है। हम मूर्ति बना लेते थे, हमको मूर्ति सामने नहीं चाहिए। हम मूर्ति जैसे साउंड शो होता है या लेजर शो होता है, तो आकाश में स्टार की आकृति बन जाती है, शेर की आकृति बन जाती है। तो वो कैसे बन जाती है, जिस तरह से वो इम्पल्स डाले जाते हैं लेजर शो में, उसी तरह से हमारे मंत्र का जो फोनेटिक साउंड है, वो फोनेटिक साउंड से वही देव, वही देवी, वही देवता खड़े हो जाते हैं या आह्वान होता है। तो ठीक है, फिर भी आज तो हमारी इतनी क्षमता पता नहीं है कि नहीं, हम आगे बढ़ेंगे देवी कुष्मांडा का नमस्कार करते हुए। कुष्मांड यानी कद्दू। कद्दू का संस्कृत नाम है कुष्मांड। तो कद्दू पित्त शामक है, ये शारद ऋतु है, रोगाणाम शारदी माता। शरद ऋतु को यमदृष्टा बोला गया है। शरद ऋतु में आप कितना ध्यान रखो, बीमार हो गई हो, ये वेलनेस का सबसे बड़ा दुश्मन है ये ऋतु। आदमी कुछ भी खाए, अच्छा खाए, ध्यान रखे, अपने आप को सेफ रखे, इम्यूनाइज रखे, लेकिन ये जो ऋतु है शरद ऋतु, उसका वजह तो मैं अभी मेरी यूट्यूब में देखिए ऋतु कैसे बनती है, ऋतु की इम्पैक्ट बॉडी में कैसे होती है उसका। और वो अभी तो जापान के साइंटिस्ट ने भी उसमें पूरा एक रिसर्च किया, PhD और नोबेल मिला उसमें उसको, कि कैसे हमारा बॉडी का एनवायरनमेंट बदलता रहता है पूरा दिन। जो हम बिल्कुल सिंपल भाषा में बोलते थे, वो अभी जापान के साइंटिस्ट को उसमें नोबेल मिला। लेकिन ये ऋतु का हम लोग, मैंने बोला कि जो भी ज्ञान है हमारा, हम सोशल वे में मतलब अथवा सांस्कृतिक वे में हम लोगों को देते थे। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता था, कोई एक ऋषि की परमिशन लेनी पड़ती है, उस ऋषि को बुलाना पड़ता है, उसको पेमेंट करना पड़ता है, वो विजिटिंग फैकल्टी करके आएगा जब उसकी एयर टिकट देंगे। ऐसा नहीं होता, वो आपको ऐसे जरिए से बता देता था जो आप अपने डेली रूटीन में आप समझ सकते हो। अगर उसको ज़्यादा समझना है तो गुरुकुल में आओ, उपनिषद है। लेकिन पब्लिक को, नागरिक को, एक गृहस्थ को कैसे समझना, तो आपको याद होगा आप जब आशीर्वाद देते हैं या लेते हैं तो क्या कहते हैं, शतम जीव शरद। क्यों भाई ऐसा, शतम जीव वसंत क्यों नहीं बोला? वसंत ऋतु में तो फाग खिलते हैं, बहुत बड़े फूल होते हैं, प्रकृति खिली पली हुई है, तो वसंत का नहीं बोला। वर्षा में तो धान पकते हैं, वर्षा से तो पानी मिलता है, तो भी नहीं बोला। शरद का क्यों बोला? तो शरद को यमदृष्टा बोला गया है। शरद में बहुत रोग होते हैं, इसलिए कहते हैं। और प्रार्थना भी हमारे वेदों में क्या है, जिह्वा में शरद शतम, हे प्रभु मैं 100 शरद जी जाऊं। मोदा में शरद शतम, सिर्फ जीना नहीं है, मोद करूं, आनंद करूं, प्रमोद करूं, जलसा करूं। ऐसा नहीं कि मैं एड्स में दाखिल हो जाऊं, 5 साल से कोमा में हूं, वेंटिलेटर मेरा लंग्स चला रहा है, पेसमेकर से मेरा हार्ट चल रहा है, डायलिसिस से मेरी किडनी ठीक हो रही है, मतलब फिल्ट्रेशन ब्लड का हो रहा है, मैं कोमा में हूँ, IV से फ्लूइड मुझे दिया जा रहा है या राइस ट्यूब करके छेद करके मुझे फूड दिया जा रहा है, फूड पाइप से। ऐसी जिंदगी मुझे नहीं चाहिए। जिह्वा में शरद शतम, मोदा में शरद शतम।
तो मांगने वालों को भी मालूम था कि शरद में क्या प्रॉब्लम है, और आशीर्वाद देने वालों को भी मालूम है कि तुम सिर्फ वसंत मत जियो, शरद जियो, जिसमें अपने आप बीमार होते हो, उस ऋतु में क्या करना। उसमें कुछ बातें हैं जिसमें कुष्मांड है, जो कद्दू का आप आगे देखेंगे। आपने ये 2 प्रकार के पंपकिन हम कहते हैं, सफेद और पीला। तो पीला का तो हम सब्जी बनाते हैं, सब्जी सफेद की भी बनती है, लेकिन ज़्यादातर जो खाते हैं आपको मालूम है ये पेठा, ये पेठा उसका बनता है। पेठा कितना भी पीता, शरद में क्या है, तिरछी रह जाती है। शरद में सबसे ज़्यादा मलेरिया और डेंगू हो सकता है, बॉडी का खून ही गर्म होता है। वैसे चैत्र और वैशाख में ज़्यादा गर्मी होती है, लेकिन वो गर्मी इतनी खराब नहीं होती, क्योंकि वहाँ सूर्य के किरण सीधे आते हैं, यहाँ तिरछे आते हैं बॉडी के ऊपर। हमारा जो कॉस्मोस की और हमारे ब्रह्मांड की रचना है, उसमें पृथ्वी का जो शरद ऋतु में स्टेटस है सूर्य के सामने, वो कौन को समझना पड़ता है। कभी मेरी यूट्यूब में ये बातें आप समझेंगे, और कभी मौका मिला तो शरद ऋतु के बारे में बोलूँगा। लेकिन उसकी वजह से हमारे ब्लड के कंपोजिशन में चेंज आता है, मेट्रोरेजिया, वाइट डिस्चार्ज, मेंसेस के प्रॉब्लम्स, बीपी बढ़ता है, अपने आप बीपी बढ़ता है। एवरेज आप 12 महीने का बीपी देखिए, शरद ऋतु में आपका बीपी रेज मतलब बिलो नॉर्मल है, लेकिन बढ़ता है, क्योंकि ब्लड का वॉल्यूम बढ़ता है, कंपोजिशन में चेंज होता है। तो वो प्रोन टू मलेरिया के लिए वो बन जाएगा ऐसा ब्लड। तो ऐसे बहुत से गंभीर रोग, उन्माद, अपस्मार, मिर्गी, फिट्स, पैरालिसिस उसी ऋतु में होता है। आप कोई भी मेडिकल की बड़ी हिस्ट्री ले लीजिए, पूछिए उसको कि पैरालिसिस के केस कब आते हैं, या कभी कोई साइकोलॉजिस्ट को पूछिए, साइकियाट्रिस्ट को पूछिए कि आपके पास उन्माद के केस कब आते हैं इसी ऋतु में। ये गंभीर रोग होते हैं, उसमें स्किन डिजीज बहुत बढ़ते हैं, और ये डिजीज परमानेंट प्रॉब्लम करता है, ये रुकता नहीं। तो पंपकिन इज वन ऑफ द चॉइस उसको पित्त को समन करने का, इसलिए माता जी ने उसका कद्दू के खून मैंने वो बताया वही, फिर भी आप देख लीजिए कि पित्त का समन करता है, शांति रहता है, कूलिंग करता है, बॉडी में कूलिंग चाहिए इस समय। नेक्स्ट, और आज माँ को जो भोग लगता है वो मालपुए का, कद्दू तो हमारे लिए, माता को देना पड़ेगा मालपुआ। मैं हर दिन का, पहले दिन घी था, दूसरे दिन मिश्री थी, तो उसी तरह से आज का जो भोग है माँ को मालपुआ। तो विषय पे आ जाए, माता की स्तुति करने के बाद। स्तुति में भी कुछ स्लोगन है, मंत्र है। स्तुति में ऐसा नहीं करते हम हाथ जोड़ के, आंख बंद के करते ही नहीं। दीदार की तरफ है तो खुली निगाहों से देखो, आंख बंद करके क्यों बैठा है? और आंख बंद करके स्वप्न देखते, जो आइंस्टाइन का मैं रेफरेंस आपको देने वाला हूँ, जो बुद्धि के साथ, स्मृति के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, आगे चलेंगे। गाय, घी, स्मृति, बुद्धि। तो कहते हैं ये इंटेलिजेंट है। आइंस्टाइन 10वीं में फेल हुआ है, बड़े बड़े लोग 10वीं कक्षा में पास नहीं हुए थे। जितने भी आज बड़े लोग देखेंगे, धीरूभाई अंबानी को देखें, उसका एकेडमिक वो प्रोफाइल आप सबकी देखिए, बड़े बड़े यूरोप में, अमेरिका में, जो भी आज सबसे बड़े पैसे वाले हैं, सबसे ज्यादा रूलिंग में है। आपको बाइडेन का एजुकेशन मालूम? रानी विक्टोरिया कितना बड़ी थी मालूम? नहीं मालूम। हमको बस लगता है वो बड़े आदमी है, बस हमने मान लिया बड़े हैं, लेकिन वो एजुकेशन से बड़े नहीं होते। और एजुकेशन सिर्फ ये विषय नहीं है बुद्धि का, मैं कुछ ये कहना चाहता हूँ, उसको आप समझने की कोशिश करिए, इसलिए मैंने आइंस्टाइन को याद किया। तो अत्र गव्यम जीवनीयम नद्यम रसायनम क्षतक्षीणहितम बाल्यम स्तन्यकरम परम। तो मैं 3 चीज को आपके सामने आज रखने वाला हूँ, बाकी चीज थोड़ी हुई है, थोड़ी होने वाली है। तो ये है धी, स्मृति और मेधा। हम आयु को लेके पकड़ के बैठे हैं, लेकिन ऋषि मुनि जानते थे धी अलग है, स्मृति अलग है, मेधा अलग है। ब्रेन के अलग अलग कंपोनेंट में आज साइंटिस्ट वो ढूंढ रहे हैं, समझ रहे हैं कि जो हमारा ब्रेन है उसमें कहाँ कहाँ धी है। धी यानी धारण शक्ति। आपने मोबाइल में, आपको लगा मैंने स्टोर कर दिया नाम, लेकिन उसको वो क्लिक नहीं किया, सेव नहीं किया, आपने टाइप किया, लेकिन सेव नहीं किया तो धारण नहीं होगा। फिर आपको जब भी चाहिए
कि कृष्ण मित्तल, तो मैं के दबाऊं या एम दबाऊं, मुझे आना ही चाहिए उसका नाम। तो वो होता है स्मृति, मेमोरी रिकॉल होती है, और वो मैं उसको एक्सपांड कर सकूं। पहले तो के बी, फिर एम बी, जी बी, टी बी। ये अगर एक छोटी वर्चुअल डिवाइस अपना एक्सपांड कर सकती है, तो ये तो यार लिविंग है। वो शास्त्र आज शायद सुनेंगे, वो समझने की कोशिश करेंगे, या उस रास्ते में जाने की कोशिश करेंगे कि ये मेमोरी को कैसे एक्सपांड करता है जी, वो होता है कि नहीं, और बाकी से क्यों नहीं होता। मैं कुछ हद तक दोनों को आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। तो इंटेलिजेंस की डेफिनेशन क्या है? कब लगता है कि नंबर आना, मार्क्स आना, जब बच्चे का प्रोफाइल, वो स्कूल का जो है, उसको आप इंटेलिजेंट मानते हैं। वो फर्स्ट नंबर आया, सेकंड नंबर आया, जो जितनी माताएं बैठी है, बहनें बैठी है, वो इतना समझ लीजिए कि बच्चे को कभी उस तरह से डिसाइड मत करिए कि वो इंटेलिजेंट है कि नहीं है। इंटेलिजेंट यानी ये, वो कितना एनालिसिस कर सकता है, कितना वो इंटरप्रेट कर सकता है, कितना वो रिसीव कर सकता है, कितना जब मौका मिले तब देता है, उसकी बात है। 7वीं कक्षा पढ़ा हुआ आदमी कितना काम करता था। हमारी दादी नानी क्या कहाँ पढ़ी थी? गुरुकुल में भी नहीं गई थी वो। हमारे ऋषिमुनि गुरुकुल में जाते थे, या ऐसे लोग राजा के शिष्य, राजा के पुत्र, या ऐसे एलिट वर्ग ही पढ़ते थे। तो बाकी हमारे एजुकेशन का सिस्टम ये नहीं था। गुरुकुल सिंपल मेथड से हम पढ़ते थे, तो लेकिन हमारे पास कोई क्वालिफिकेशन तो नहीं था, तो भी हम दुनिया भर के काम कर सकते थे, किया है। तो वो थोड़ा आपको आज, तो उसी तरह से मेमोरी की डेफिनेशन क्या है? तो एनकोड, स्टोर्ड एंड रिट्राइव। मेमोरी सिर्फ जीबी या केबी नहीं है। पहले तो वो आप उसको एनकोड करें। ऐसा ही ऐसा नहीं ले लेती मेरी, आपने जो आप मुझे सुन रहे हो, या मैं अभी मित्तल जी को सुन रहा था, तो वो ऐसे स्टोर नहीं होती, पहले एनकोड होती। वो ब्रेन का एक फंक्शन है, जो वीडियो ऑडियो इतना नहीं कर सकते, सीधी वो स्टोर कर लेते। अगर वो डिवाइस में कोई एरर आ गया तो एनकोड ही नहीं कर सकते, हम एनकोड कर सकते, हम रिकॉर्ड करेंगे, और जब हमको जरूरत पड़ी तब उस मौके पे वो निकलेगा। आप कितना भी उंगली करें, कितना भी, वो ऐसा ऐसा नहीं निकलेगा। आप तो मोबाइल में टच करेंगे कि एम कृष्ण मित्तल, तो आ जाएगा। हमको ऐसा नहीं है, इसे साधना करनी पड़ती है, सुर तानने पड़ते हैं, रियाज करना पड़ता है, उच्च ट्यून करना पड़ता है, लोगों के साथ, शिष्य के साथ, परिवार के साथ, समाज के साथ। आज मुझे बहुत अच्छी बात बताई, मैं आनंद में आ गया कि 2 प्रॉब्लम है, अनएम्प्लॉयमेंट। तो किसको ये विचार आता है? यदि ये खुद इतना यंग है, ये इतना यंग है, तो हम लोग एड्रेस ही नहीं कर रहे अच्छे विषय को, फिर क्या करेंगे? तो फिर आपका अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम नहीं मालूम आपको, और आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने लगे हो, ये नहीं हो सकता। तो अनएम्प्लॉयमेंट के कोज क्या है, उसमें गाय कैसे हल कर सकती है, वो अगर आपने समझ लिया तो एम्प्लॉयमेंट के एम्पल्स को खुल जाएगा। तो मुझे लगता है मैं आज बहुत अच्छी बात, 1 मिनट मेरा कम्युनिकेशन था, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा। तो घी को वैसे तो उसके 100 सिनोनिम्स या अदर वर्ड्स सादा भी आपके सामने रखा है। एक ही उसके मीनिंग के इम्प्लीकेशन है बॉडी में, माइंड में। जब नवनीत जब कहते हैं तब क्या है, आज्यम कहते हैं तब क्या है, सर्पी कहते हैं तब क्या है, सर्पी कहते हैं तब उस घी कैसे बनता है, कैसे बनाया जाता है। ऐसा नहीं कि सीधा गर्म कर दिया मक्खन को, घी हो गया, ये नहीं है। ये ढेर टेक्नोलॉजी आपको नहीं समझा पाएगी, क्योंकि उन्होंने समझा ही नहीं है। दूध में से क्रीम निकालो और घी बनाओ, 22 प्रकार के घी बनते हैं, 22 प्रकार के घी जो हमारे शास्त्र में लिखा है। और ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी तो और भी कहती है, शास्त्रीय क्लासिकल 22 प्रोसीजर है घी बनाने के। और मेरे 2-3 स्टूडेंट्स ने तो उसमें PhD तक किया। हमने वो किया कि भाई क्लासिकल इतना रेफरेंस है कि गाय के दूध में से क्रीम निकालो, और शास्त्र कहते हैं वो आंख में उसका घी बनाओ सीधा, तो आंख में काम आता है। सीधा आप दही में से सीधा मक्खन निकालो, पानी भी न डालो, तो वो अलग काम में आता है। अगर आपने मक्खन बना के सीधा उसको गर्म कर दिया, मक्खन में कुछ औषधि डाल के फिर गर्म किया,
अलग अलग ढंग से घी बनाने का तरीका है। छाछ का भी बहुत तरीका है। आपको लगता है आपने ग्राइंडर में, मिक्सर में छाछ बना ली, नहीं बना, आरपीएम है उसका, तो कैरोटीन चल जाएगा। जो बुद्धि बनाने वाला, आईक्यू को ठीक करने वाला, तो उसमें मर जाएगा। आपको छाछ भी मिलेगी, मक्खन भी मिलेगी, उसके ऊपर साधना करनी पड़ती है। रूपा करके लड़की ने 3 साल उसमें लगाया कि कैसे कैसे छाछ बनाना, कैसे कैसे मक्खन बनाना, उसको डॉक्यूमेंट किया और उसकी एनिमल के ऊपर ट्रायल दी गई। चूहे के ऊपर मैं थोड़ा कुछ बताने की कोशिश करूंगा, तब जाके उनको समझना पड़ता है। ये भारत के शास्त्र में इतना डीप नॉलेज है कि हम सरफेस पे तैर रहे हैं तो वो नहीं हो सकता। हमको उस अमेरिका के चुंगाल से, उस वेस्टर्न आइडियोलॉजी से, आइडियोलॉजी नहीं है, इकोलॉजी है, फिर भी उस वेस्टर्न इन्फ्लुएंस से हमको बचाना पड़ेगा। हमको मॉडर्न बनना है। मैंने कल ही बोला था, बार बार बोलता हूं कि पुराण मित्यवन साधु सर्व, पुराना इसलिए साधु है, अच्छा है, सही है, ऐसा मत मान। कौन कहता है? हमारा पुराण कहता है। न चापी काव्यम न उम्मीद मध्यम, नया है इसलिए मक्खन है, लेटेस्ट है, अपडेटेड है, अच्छा वर्जन है, अमेरिका से आया है, आईफोन 13 है, इसलिए वो अच्छा ही है, ऐसा भी मत मानो। संतम परीक्षण, पहले होशियार आदमी, वाइज मैन परीक्षण करता है दोनों का, अन्य तरफ बदलते, मूड पर पीड़ बदलती। मूर्ख आदमी है, वो सीधा फॉलो करता है। न्यूज़पेपर में आ गया, उसमें एडवर्टाइजमेंट में आ गया, आईफोन 13 ले लिया, तो बिजनेस है उसका। मैं तो कुछ भी बेच सकता हूँ, आप भी कुछ भी बेच सकते हो एडवर्टाइजमेंट से, गलत भी कुछ भी कर सकते हो। तो एडवर्टाइजमेंट है सही है कि मैटर सही है, और मैटर को चेक कैसे करना, हाउ टू एसेस समथिंग, वो इसलिए बताया। नित्य नूतन चीर सनातन, अपडेटेड अपग्रेड तो होना ही चाहिए कि गाय का ज्ञान स्वरूपन में अपडेटेड अपग्रेडेड मिल रहा है, लेकिन सनातन सिद्धांत आपको यूज तो लैपटॉप का भी करेंगे, मोबाइल का भी करेंगे, उसमें क्या है? वो तो इंस्ट्रूमेंट है, वो थोड़ा बाप है हमारा। आगे बढ़ेंगे तो ये एक एक शब्द के पीछे अभी हमारी ट्रायल हो रही है, अलग अलग 3 लेयर क्रोमेटोग्राफी, HPTCL, मतलब बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट बड़ी बड़ी लैबों में आते हैं। हमारे यहाँ भी है, मेरी यूनिवर्सिटी में सब लैब है और सब प्रकार की ट्रायल होती है। लेकिन अब अमेरिका भी मान रहा है, यूरोप के लोग समझ रहे हैं कि जो सेंसरी है, सेंसरी टेस्ट है, वो सबसे बढ़िया है। एक बार आपने मोगरे का सुगंध सूंघ लिया, वो लाइफ फॉरएवर आपको याद रह जाता है, वही मोगरा है। कोई आपको मूर्ख नहीं बना सकता। मशीन में तो एरर आ सकते हैं, क्रोमेटोग्राफी में लाइट भी कम है तो भी एरर आ सकता है, वॉल्यूम बराबर ठीक नहीं हुआ तो एरर आ सकता है, ब्रेन में नहीं आ सकता। वो जो क्वालिटी है वो हमारे ब्रेन में है। इसलिए अब दुनिया के लोग मान रहे हैं, कहते हैं ना कि बहू अंदर रसोई कर रही है, रसोई में है, सास बाहर बैठी है और वो हलवा बना रही है, तो सास बाहर से कहती है बहू ज़्यादा सिका गया है, थोड़ा कम करो, गैस की फ्लेम कम करो। बाहर बैठी है लेकिन उसको नाक से पकड़ करता है। बहुत लोगों को क्वालिटी होती है, अच्छा जो रसोईया होता है, रसोई वाला मतलब शेफ, हमारे यहाँ शेफ के लिए भोज ने लिखा कि वो चख के नहीं बताएगा, वो देख के सूंघ के बताएगा। सूंघने से पता चलता है। हमारे यहाँ महिला कभी मुंह में रखती नहीं थी, क्योंकि वो तो ठाकुर जी को प्रसाद देके भोग देके फिर खाना है, तो हम जूठा नहीं खिला सकते। तो कैसा पता चलेगा कि नमक कम है, ज़्यादा है, बराबर है? तो वो नाक से और आँख से पता चलता है। वो सेंसरी इतनी पावरफुल थी कि वो टेस्ट को भी बता सकती है कि इसमें टेस्ट कैसा है। तो ये बात है, तो ये उसमें हमने काम किया है, थोड़ा बहुत अभी काम हो रहे हैं, आगे चलेंगे। तो गोदुग्ध सर्वौषधि सार, पहले वो समझ लीजिए। अब ब्राह्मी, शंखपुष्पी, जटामांसी, ऐसे जो ब्रेन या न्यूरॉन स्टिमुलेट मेडिसिन है, वो भैंस के सामने रखेंगे तो खाएगी। गाय को मालूम है कौन सा मुझे ट्रक खाना चाहिए, कौन सा हर्ष मुझे चलना चाहिए। 11 किलोमीटर जाती है, 11 किलोमीटर वापस आती है। गोचर की बात है, आपका स्टॉल फीडिंग वाला ये गौशाला पंजरा बोल के जो आपका पुल से आपने मिक्स कर दिया है, वो तो बहुत गलत कर रहे हैं। तो गोचर में 11 किलोमीटर जाती है तो एक्सरसाइज भी होती है, 11 किलोमीटर वापस आती है और एक्सरसाइज होती है, और 35 हर्फ वो चुन के खाती है उसमें से, सिर्फ घास भूसा। वो गाय को बचाने के लिए, जैसे कोई आदमी को बचाने के लिए तो रोटी भी ठीक है, कैसा भी पानी पिला दो, लेकिन जब आदमी को महान बनना है, श्रेष्ठ बनना है, कुछ अचीव करना है, तो क्या खाना क्या पीना। तो गाय का जो हम जिक्र कर रहे हैं
वो औषधि ही खाती थी। तो गौदुग्ध या गव्य सर्वौषधि सार, ये वेद कहता है, मैं नहीं कहता। तो हमको ये समझना पड़ेगा कि हम क्या, किसको घी मान रहे हैं। घी यानी क्या, आगे चलेंगे। मैं कल भी बताया था, बार बार बताता हूँ। सर्पी यानी घी, तेल, वसा, मज्जा। हम लोग बोन मेरो का भी यूज करते थे। आपको लगता है ये ऋषि मुनि करते थे? क्या करते थे? बोन मेरो। हम मज्जा, वसा यानी फैट, डायरेक्ट जो फैट है उसका भी औषधि में उपयोग करते थे। लेकिन सर्पी और तेल, तेल तो खाने की चीज नहीं है, ऐसा हमारा शास्त्र कहता है। तेल मालिश की चीज है, तेल बालों के लिए अच्छा है। तेल हेमंत ऋतु के अलावा खा ही नहीं सकते। क्यों नहीं खा सकते? मैं थोड़ा कुछ बताने की कोशिश करूंगा, आगे चलेंगे। तो वो, क्योंकि वो संस्कार से अनुवर्तना, घी में एक विशिष्ट क्वालिटी है, वो अपने गुण अचीव रखता है जो तेल नहीं कर। तेल में वो गुण ही नहीं है, फैट में वो गुण ही नहीं है। फैट वजन बढ़ा सकता है, बोन मेरो आपको कुछ और सप्रेस कर सकता है, लेकिन ब्रेन के लिए जो काम करना है वो घी में ही क्वालिटी है। मैं उसको आपके सामने आज एक लेमन लैंग्वेज में, या लेमन यानी कि आप अनपढ़ रहे ऐसा नहीं, लेकिन मेडिकल टर्मिनोलॉजी को मैं कितना सिंप्लीफाई कर पाऊंगा वो मेरी क्षमता के ऊपर है, लेकिन आप कोशिश करिए। तो हमने जो ट्रायल लिया था, पहले ये बताओ, जब ट्रायल होता है तब आपका एक कंट्रोल ग्रुप होता है और ट्रायल ग्रुप होता है। चूहे के एक ग्रुप को कंट्रोल रखा था, इसको कुछ नहीं दिया था, मतलब जो भी उसका रूटीन चारा है वो दिया था। रूटीन गेहूं का आटा वो देते हैं। तो ये लेफ्ट के चूहे हैं, रूटीन चूहे नहीं, अल्बिनो रेड और माइस। एक ग्रुप मतलब वो कंट्रोल था। जो ट्रायल ग्रुप था, एक ग्रुप को हमने भैंस का दूध भैंस का घी दिया था, एक को जर्सी का दूध जर्सी का घी दिया था, एक को तेल दिया था, वेजिटेबल तेल को बहुत मानते हैं ना, तेल, और एक को देसी गाय का घी। जिसको हमने भैंस का घी दिया था, खास करके जर्सी का दिया था, वेजिटेबल घी दिया था, उसमें उस चूहे की तीसरी पीढ़ी, तीसरी जनरेशन वो ब्लाइंड हो गया। अब सुनिए, जर्सी के घी से तीसरी पीढ़ी, एक चूहे को बच्चे आए, उसके बच्चे, और मतलब 3 पीढ़ी के बाद चौथी पीढ़ी वो ब्लाइंड हो गई, ऑप्टिक नर्व का डिजीज हो गया। ये तीसरी पीढ़ी या चौथी पीढ़ी ह्यूमन जिन्स में 30वीं पीढ़ी में होगा, 30वीं 30th हमारी जनरेशन आएगी ना। हम ये 50-100 साल से जर्सी तो हमने देखी नहीं थी, उसके दूध पीते ही नहीं थे, लेकिन अभी आ रहा है, शुरू हो रहा है। अभी दूसरी तीसरी जनरेशन हमारी हो गई है, लेकिन 30th जनरेशन जब आएगी तो हमारे बच्चे देखेंगे जब तक हम जर्सी का यूज करेंगे या ऑयल का यूज करेंगे। भैंस का जिसको दूध दिया था, घी दिया था, उसके वजन मोटे बने, उसका साइज बढ़ गया, मोटे बन गए। लेकिन और फिर आगे हम प्रयोग करते रहे तो 7वीं पीढ़ी नपुंसक बन गई, ओलिगोस्पर्मिया, बाद में एजोस्पर्मिया, स्पर्म काउंट गिर गए। 7वीं पीढ़ी मनुष्य में, एनिमल में यानी माइस में, रेट में जो 7वीं पीढ़ी में होता है, हमारे में 17 पीढ़ी के बाद ये होगा। तो ये ट्रायल जो है वो आप उसको समझो कि ये क्या हो रहा है, ह्यूमन जीन्स में ये हो रहा है, उसके ऊपर बहुत बड़ा वर्क हो रहा है कि ये क्यों ये हो रहा है, उसको नहीं मालूम, तो ये हो रहा है, लेकिन समझना तो पड़ेगा लोग। और जिसको देसी गाय का घी, देसी गाय का दूध दिया गया था, उसका वजन कंट्रोल में रहा, उसका HDL LDL की मैं बात पहले भी कही थी, आज भी बताऊंगा। और खास करके जो ये बिहेवियर उसका पैटर्न हम देखते हैं चूहे का। आपको मालूम है चूहा कब निकलता है, बताइए कोई? चूहा दिन में नहीं निकलता, रात को ही निकलता है, अंधेरे में निकलता है। इसका मतलब सूर्य प्रकाश से भागता है। तो हमने भूल भुलैया, राउंड बंद राउंड, फिर अगर मंत्र तंत्र जैसी जैसी अलग अलग ऐसी बिहेवियर पैटर्न जानने के लिए पजल्स आती है चूहे के लिए। तो उसमें डाला गया था बिफोर प्रोग्राम, वो तो चूहा अंदर से घुस के और दूसरी ओर निकल जाता था, क्योंकि अंधेरे में उसकी आदत है। लेकिन जैसा उसको भैंस का घी, जर्सी का घी दिया गया, तो थोड़ी देर में वो अंधेरे से डरने लगा, जैसे हम अंधेरे में डरते हैं। जो चूहे की प्रकृति नहीं है, वो अंधेरे में वो निकलता है, उजाले में डरता है। तो बिहेवियर पैटर्न में भी, और आप शायद कहीं पता नहीं आपके गांव में कहीं गए हैं या आपका कोई गांव है कि नहीं, या सुना हो कि कहीं भी आप रोड पे जाओ, हाईवे पे जा रहे हो,
और भैंस 4-5 आ रही हो, अब कितना भी हॉर्न बजाओ, लाइट दो, भैंस लेगी नहीं। और गाय का झुंड आता, एक गाय, पहली गाय, उसको पता चल जाएगा जो लीडर है वो ऐसे क्रॉस करके साइड में चली जाएगी और बाकी गाय एक लाइन में चली जाएगी और आप आराम से निकल पाओगे। वो क्यों होता है? और उसी तरह से ट्रायल लिया गया है 10 भैंस के काफ, भैंस के बछड़े को, और 10 भैंस का एक ट्रायल है, और 1000 काफ, 1000 गाय का ट्रायल है। दोनों को भूखा रखा गया था, काफ को। गाय और भैंस सब चर के, 1000 गाय और 10 भैंस साथ में चर के आ रही थी, और बछड़े को छोड़ा गया, भैंस के पाड़े को भी छोड़ा गया। तो भैंस का जो काफ है वो अपनी माँ को ढूंढने, बहुत भूख लगी थी, भागा, तो उसकी माँ के पास वो नहीं पहुंच पाया, कोई दूसरी भैंस थी, 10 में से कोई दूसरी थी। तो भैंस की जो भैंस तो माँ है वो जानती है थोड़ा, ये मेरा बेचारी है, तो उसने सींग मारा। दूसरी, तीसरी, थर्ड या फोर्थ अटेम्प्ट में तो अपनी सही माँ के पास गया। लेकिन 1000 बछड़े थे, बछड़ी थी, 1000 गाय थी, लेकिन गाय का बछड़ा अपनी माँ के पास ही गया। ये जो है ना सेंस, ये बिहेवियर और जो सेंस है वो कोई फैक्ट से नहीं आता। ये गाय के घी में वो क्वालिटी है, वो जो सब्सटेंस है, मैं कुछ हद तक आपके सामने रखने की कोशिश भी करूंगा। तो डॉक्टर निशा आप पॉपमेट जर्नल में डालेंगे, अमेरिका में उसको मानना पड़ता है, क्योंकि पॉपमेट जर्नल में ये मेरा रिसर्च छप गया। निशा तो एमडी कर रही थी, अब पीएचडी भी हो गई, और फॉरेन के 23 कंट्री के स्टूडेंट्स को अब आयुर्वेद पढ़ा रही है अब तो, लेकिन जब पढ़ती थी तब की बात है। मैंने कल बताया था, कुछ लोगों के लिए थोड़ा नया होगा, कि हम कहते हैं 40 के बाद हमारी मेमोरी लॉस होती है, 40 से 60 के लिए कहते हैं 60 ही बुद्धि ना ठीक, हम कुछ भूल जाते हैं, पेन कहाँ रखी है, चाबी कहाँ है, स्कूटर की वो अलमारी में है कि उधर है, घड़ी कहाँ हो गई, तो ऐसे धीरे धीरे भूलने लगते हैं। तो कभी कभी हम घर में जाते हैं, बेल बजाते हैं, श्रीमती आती है खोलने के लिए, तो मैं कहता हूँ वो बहन तुमने क्या जोया है, बहन जी आपको कोई देखा है, तो घर में अंदर आ जाओ, मैं आपके साथ 30 साल से रहती हूँ, आपको मालूम नहीं, आपकी अब 60 साल उम्र हो गई, मैं अभी छोटी हूँ, तो मुझे अभी मतलब कि हमारी ये नेचर है, ये शास्त्र कहता है, क्योंकि वो श्रंक होता है ब्रेन, उसको श्रंक नहीं होने देना है, वही मुझे आज बताना है। तो ये श्रंक होता जाता है, ऐसी 40 से 60 साल के मिडिल एज के लोगों को हमने लिया, 30 लीटर को, उसको हमने दूध, गाय के दूध के साथ 10 ml 100 ml दूध और 10 ml गाय का घी 90 डेज 3 मंथ तक देते रहे। आप देख सकते हैं पीजीआई मेमोरी स्केल, जो इंटरनेशनल स्कोर से पीजीआई वो करता है, मैच करता है, और उसको हमने प्रोटोकॉल में लिया था, तो 47% मेमोरी एनहांस हुई ये गाय के घी से। कोई ड्रग नहीं दिया गया, कोई हर्ब्स नहीं दिया गया। तो ये हमको वो समझना पड़ेगा। पुराण गणित का मैंने बोला कि 10 साल के 1 साल के बाद, वैसे तो घी की सेल्फ लाइफ है 2.5 मंथ, जैसे दूध की 6 आवर्स है सेल्फ लाइफ, दही की 12 घंटे है, मक्खन की 2.5 दिन है, और खाने वाला घी की जो सेल्फ लाइफ है 2.5। उसके बाद फूड में नहीं यूज कर सकते, और बहुत गुणों में बढ़ते हैं, वो मेडिसिन में काम में आता है सीधा। तो 1 साल पुराना उसको पुराण दूध कहते हैं, उसकी बड़ी क्वालिटी है, लेकिन वो फूड में नहीं ले सकते, क्योंकि जैसे 6 घंटा दूध की सेल्फ लाइफ है, तो डेयरी के मिनिस्टर को जब मैं कहूँगा या मित्तल जी उधर जाके बोलेंगे, तो बोलेंगे साहब तो बहुत धकियानुसी है, हम तो बड़ी डेयरी चला रहे हैं, बड़ी बड़ी विश्व की डेयरी भारत के पास है, और फ्रिज नहीं मालूम जानी साहब को, रेफ्रिजरेटर नहीं जानता। लेकिन अगर बालियान जी एक बार जाके यूरोप में कहेंगे कि आपके देश के तो टेम्परेचर ही ऐसे हैं जिसमें बैक्टीरिया पनपना ही नहीं चाहिए, यूरोप के तो 24 कंट्री है, तो फ्रीज से तो नीचे टेम्परेचर है, तो फिर क्यों दूध खराब हो जाता है? तो फिर उधर आपको क्यों प्रिजर्वेटिव डालना पड़ता है? तो हमारे यहाँ उष्ण कटिबंध में पैदा होने वाले बैक्टीरिया उत्पन्न होंगे 6 घंटे के बाद, और वहाँ शीत कटिबंध में पैदा होने वाले बैक्टीरिया से वो दूध खराब होने वाला ही है। इसका शास्त्र कहता है दूध की सेल्फ लाइफ है 6 आवर्स। तो लोगों को अचंभा लगता है, लेकिन गाय साफ दूध फिर से दूध देती है ना, इसलिए आपको पीना है, खाना है तो ताजा दूध, और शाम का दूध अच्छा है। जैसे शास्त्रों में बोला कि सुबह का दूध है वो मिठाई में बाकी में यूज करो, लेकिन शाम का दूध है दिनांते पिबेत दुग्धम किम वैदस्य प्रयोजनम, क्योंकि दिन में तो वो जाती है चरने के लिए, एक्सरसाइज होती है, वापस आती है, उनकी जो कुकुंद है
हम फुड्डी जो उसमें सूर्य केतु नाड़ी है वो गोल्डन येलो एंजाइम सिक्रेट करती है, वो सूर्य की हाजिरी में ही करती है, क्योंकि गाय को सूर्य पुत्री कहा है। मत्स्य पुराण में पूरी कहानी है, उसमें तो अभी नहीं जाऊंगा, लास्ट दिन में थोड़ी बताने वाला भी हूँ। तो वो दिन में होता है, रात को नहीं होता। रात को गाय बंधी हुई होती कहीं भी, गौशाला में, पिंजरापुर में, आपके घर में गाय बंधी रहती है। चंद्र के शीत किरण है तो उसका दूसरे दिन के दूध में और प्रभाव होता है, जो और काम में आता है। लेकिन पीना है, खाना है, तो शाम का दूध, हमारे गुजराती में कहते हैं दूधे वाड़ू जे करे ते घर वैद न जाए, यानी कि दूध रोटी, दूध चावल, दूध खिचड़ी, दूध भाखड़ी रात को खाओ तो फिर कोई बीमार नहीं होगा। शाम को कल जिक्र हो रहा था आज कि शाम को हम टेस्टी खाना खाते हैं, शाम को तो ऐसा खाना ही नहीं चाहिए। शाम को तो दूध के साथ जो खा सके, विरुद्ध नहीं है, दूध के साथ फल भी नहीं खा सकते, तो ये करना पड़ता है। तो ये बातें जो है हमारी पुराण ग्रंथ के बड़े काम है, हम कहीं उपयोग में भी लेते हैं। जैसे कि ऑटिज्म, ये बड़ी विडंबना है कि जर्सी के दूध से, A1 दूध से ऑटिज्म पैदा होता है। ये नहीं मालूम आपको। ऑटिज्म रोग तो गंभीर है, बच्चा जन्म से मंदबुद्धि हो, इनएक्टिव हो, लो प्रोफाइल हो, उसको क्या कर सकते हैं हम? और वो क्यों होता है? जर्सी के दूध से। ये माता बहन खास याद करें, सबको ये फैला है कि जर्सी के दूध है वो A1 है। आमतौर पे जितनी डेयरियां हैं जो बढ़ावा देती है जर्सीकरण को, भारत की 40 वेटरनरी इंस्टीट्यूट ने सत्यानाश कर दिया है हमारी गाय को क्रॉस ब्रीड करके, और साइंटिस्ट को वो क्रॉस ब्रीड क्या है नहीं मालूम, और वो कर रहे हैं। क्योंकि जर्सी के दूध में जो A1 दूध है उसका हमारा A2 दूध है, तो A1 में जो BCM7 बीटा कैफीन मॉर्फिन है 67 प्लस पे जो प्रोटीन की चेन है, वो अगर आप उस दूध का कंज्यूम किया और लिवर में गया तो सिरोसिस ऑफ लिवर होगा। अगर आपके पैंक्रियास में गया तो डायबिटीज होगा। अगर स्त्री सगर्भा है, महिला प्रेग्नेंट है और उसके शिशु के अंदर वो गया उस BCM7, तो जन्म से ही बच्चा मंदबुद्धि बनेगा। तो जन्मे हुए मंदबुद्धि बच्चों के ऊपर पुराण ग्रंथ की हमने ट्राई की थी। मेरा पहला ही केस जो परसों मैंने जिक्र किया था, कृष्णा नाम की एक लड़की जो आज 17 साल 18 साल की हो गई है, चारों वार्डे में ले जाते हैं, हाथ के पोलियो, पाँव का पोलियो, खाना पिलाना, माँ डॉक्टर, घर में 7 डॉक्टर, पति उसका इंजीनियर डॉक्टर का, उस बेटी को कैसे पंचगव्य ने, कैसे पुराने ग्रंथ ने, कैसे गाय माता ने ठीक किया, वो कभी आपको सुनना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। हम चलते हैं। ये क्यों है? डॉक्टर गौरांग ने वो ढूंढा, उन्होंने बोला भाई हम कुछ करें, ये साइंटिस्ट तो समझेंगे ही नहीं, ये डेयरी साइंस तो हमको मानेगा ही नहीं जब तक आप मॉलिक्यूलर स्टडी नहीं करोगे। तो हमने मॉलिक्यूलर स्टडी करवाया, तो LDL, VLDL, HDL, उसको जब समझा तब पता चला। पहले तो बोलते थे कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, घी से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, घी तेल से बढ़ता है, भैंस के घी से बढ़ेगा। लेकिन जब हमने ढूंढ के दिया लोगों को कि भाई गाय के घी में HDL ज्यादा है, और HDL कहाँ जाता है, क्या करता है, वो भी अगले बताने वाले हैं। तो वो HDL जो है वो हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, यानी गुड कोलेस्ट्रॉल, अच्छा कोलेस्ट्रॉल हार्ट और ब्रेन के लिए। वो जो कोलेस्ट्रॉल है वो आपको ब्रेन को स्टिमुलेट कर सकता है, वो हार्ट को बचा सकता है। LDL जो है लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, जो हार्ट अटैक कर सकता है, उस कोलेस्ट्रॉल में है ट्राइग्लिसराइड जो आपको हार्ट अटैक कर सकता है। तो आप क्रॉस बात मत करो। पहले जो कार्डियोलॉजिस्ट और बीपी के एक्सपर्ट कहते थे कि बीपी बढ़ा है, आपका खून चेक करो, कोलेस्ट्रॉल, अब लिपिड प्रोफाइल होती है, लिपिड प्रोफाइल में ये आता है कि जिसका HDL ज़्यादा है, तो डॉक्टर कोई चिंता मत करो। अब वो HDL को धीरे धीरे समझने लगा है, लेकिन HDL ज़्यादा है वो तो जेनेटिक है उसको, क्योंकि उसको मिला है, हमारे बाप दादा ने घी खाया था। अभी जो कर रहा है वो जेनेटिक नहीं है, अभी तो वो LDL बढ़ा रहा है। लेकिन सद्भाग्य से, सौभाग्य से उसके अंदर HDL की मात्रा जेनेटिकली इनहेरिटेड, बाप से, दादा से, पिता से, माँ से आ रही है, इसलिए उसको बचाए रखा है अभी भी। और किसी को हार्ट अटैक आ जाता है, बहुत कहीं आ गया करता है। तो ये मॉलिक्यूलर स्टडी जब तक अब नहीं करेंगे, सूक्ष्माति सूक्ष्म ज्ञान, वेदों का ज्ञान बहुत सूक्ष्म था। वो जो कहते थे सूक्ष्म्यम गव्यम सूक्ष्म्यम, सूक्ष्म से सूक्ष्म है गव्य, तो ये सूक्ष्म उसके फैट मॉलिक्यूल है, सबसे छोटे हैं और ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करते हैं। तो
जो नेक्टर, ब्रेन के लिए नेक्टर बोला गया, जो अमीरस, अमृत, शहद, मधुरस, आप जो बोलो, क्योंकि ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है वो घी का स्ट्रक्चर है। बादाम से बढ़ती है बुद्धि, ऐसा आप मानते होंगे, वजन तो बढ़ सकता है, लेकिन ज्यादा मानने वाले हर घरों में बादाम भिगोई जाती है, और बादाम बच्चों को ब्रेन बनाने के लिए, इंटेलिजेंस बनाने के लिए खिलाई जाती है। मैं विरोध में तो नहीं हूँ, बादाम तो अच्छी है बहुत, उसमें ओमेगा 3 ओमेगा 6 है, वो फायदा तो करती ही है, लेकिन ब्रेन को ठीक करने के लिए या IQ बढ़ाने के लिए बादाम का कोई रोल नहीं है। अगर न समझ में आए तो आपकी जिम्मेदारी, मैं तो जिम्मेदारी के साथ बोलूँ। तो ये घी जो है, उनकी जो सब्सटेंस है, उनकी जो क्वालिटी है, वो जो इम्पैक्ट करती है वो ब्रेन के सेल, बाकी पूरे बॉडी में ऐसा कोई सेल नहीं है जो घी जैसा। इसलिए जब बुखार आता है 3 या 4 डिग्री हो जाती है तो कहते हैं जल्दी पोता लगाओ, पानी लगाओ, ठंडा पानी करो, कपड़े पे, शरीर पे कपड़ा ठंडा लगाओ, क्योंकि उसमें प्रॉब्लम क्या होता है, हम क्यों डिलीरियम में, प्रलाप में चले जाते हैं, पकने लगते हैं कुछ, क्योंकि ब्रेन का जो वो फंक्शन है बोलने का, विचारने का, मेमोरी का, वो लूज हो जाता है, क्यों गर्म हो जाता है। तो घी थोड़ा सा भी धूप मिलेगा तो भी गर्म हो जाएगा, और घी का आधा पौना हिस्सा तो कोई भी सीजन हो लिक्विड ही रहेगा। देसी गाय का घी है अगर, तो नीचे ही थोड़ा जमेगा, ऊपर तो लिक्विड ही रहेगा, कितनी भी सीजन हो। आप फ्रीज में रख दो, ठंडा कर दो, तो फिर पानी भी जम जाता है, और जैसे ही फ्रीज से सिर्फ बाहर निकाला तो अपने आप को ऊपर का लिक्विड, जिसको घृतमंड बोलते हैं, वो जो घृतमंड है वो उसको ठीक रखता है, वो अंदर जाता है नेक्स्ट। तो चाणक्य ने बोला पंचमे मन प्रतिबुद्धतर भवति। अब मैं ये ब्रेन कैसे बनता था हमारा, या कहाँ बनता है, तो ब्रेन या IQ, इंटेलिजेंस पर्सन हमारा फिक्स होता है 5वें 6ठे महीने में, सगर्भावस्था, बाद में नहीं होता। यहाँ कल वेस्टर्न साइंटिस्ट का भी कोटेशन अभी देने वाला हूँ। तो पंचमे मन प्रतिबुद्धतर भवति, यानी कि सेंस ऑर्गन्स, आईज, नोज, सेंस ऑफ स्मेल, सेंस ऑफ विजन, ऑप्टिक नर्व नहीं, फंक्शनल एंटिटी नहीं, विजन पता चलता है कि ये देखना चाहिए, नहीं देखना चाहिए। कुछ ऑब्जेक्ट देखने के बाद ब्रेन उसको सपोर्ट करता है कि ये ना मत देखो, वो समझिए ना, चित्र तो देख सकते हैं, हियरिंग एंड लिसनिंग में कितना फर्क है, और अंडरस्टैंडिंग में वो जो प्रोसेस है पूरी, वो 5वें महीने में तैयार हो जाती है, तब बच्चा मान बन सकता है, और फिर 6ठे बुद्धि। तो ये प्री नेटल पीरियड में ही होता है। 87% IQ जो है वो सगर्भावस्था में सेट हो जाता है। हमको लगता है फिर बाद बच्चा बड़ा होगा, फिर हम उसको इंग्लिश स्कूल में डालेंगे, फिर उसको ऐसी नर्सरी में डालेंगे, फिर ये करेंगे, फिर जयपुर पढ़ने के लिए भेजेंगे, या मुंबई भेजेंगे, अमेरिका भेजेंगे। देखो मैं आपको बताऊं, कुत्ता, जो आप कुत्ते के सामने तिल्ली डालिए जला कर, कुत्ता डरेगा, भागेगा, लेकिन उसी कुत्ते को सर्कस में, सर्कस ही बोलते हैं, सर्कस में ट्रेन किया जाता है, तो सुलगती हुई रिंग में से वो निकलता है। तो वो ट्रेनिंग है, वो स्किल है, वो IQ नहीं है। हाथी फुटबॉल खेलता है, हम फुटबॉल नहीं खेलते, हाथी को खिलाते हैं और बहुत तालियां बजाते हैं, हम बैठे रहते हैं, हम व्हाट्सएप पे देखते हैं, ओह हाथी बहुत कसरत करता है, लेकिन हाथी भी कसरत, उसको नहीं चाहिए फुटबॉल, उसको ट्रेनिंग दिया गया है। रिंग मास्टर है, वो सीख शेर को ऐसे खड़ा रखता है एक प्याले में, एक कटोरी में, तो रहेगा। ट्रेनिंग से कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो अंदर ब्रेन से नहीं हुआ है, वो स्किल डेवलप की है, कंप्यूटर से, एक गैजेट से, ये सब मैकेनिज्म से, ये इंस्ट्रूमेंट से IQ सेट नहीं होता, याद रखिए। रिदमिक कार्डियम है तो वो आप करने लगोगे। अनपढ़ लोग मोबाइल यूज करते हैं, मोबाइल को कोई क्लासेस आपने ज्वाइन किए, मुझे बताओ। आप तो टेक्नो से भी है, कोई भी इंजीनियर नहीं हो इसमें से जो इंजीनियर वो छोड़ के, तो हम मोबाइल को यूज कैसे करने लगे, थोड़े दिन में आ गए, कोई भी नया वर्जन है, तो वो तो इंस्ट्रूमेंट है यार, इंस्ट्रूमेंट को मान बैठे कि हमारा IQ बढ़ाता है, हम पागल है। गद्दे को भी कुछ बताया जाता है। एक बार की बात है, मैं और राजेश्री, मेरी श्रीमती का नाम राजेश्री है, हम लोग गए थे मेले में। मेले में होता है वो एक घूमता है गद्दा और बोल रहा है नटवरलाल, बोलता रहता है नटवरलाल देखो किसकी बीबी का जूस है, तो वो नटवरलाल
मेरे पास खड़ा रह गया। नबी से उसको कैसे पता चल गया कि मैं कंजूस हूँ? देखो ये आज से आपको छोड़ना पड़ेगा, पब्लिकली डिसाइड हो गया है, पब्लिकली। वो बोली ये यार कैसे पता चल गया? और ऐसा नहीं है, उनको ऐसा क्यों किया गया है? जब तक वो बोलते रहेगा एक रिदम से, तब तक वो खड़ा नहीं रहेगा। जैसे बोलना बंद कर देगा जिसके पास, वहाँ वो खड़ा रह जाएगा। तो फिर आपको मजा आती है, वो जानी सर कि बेबी कंजूस है। ये ऐसा नहीं, गद्दे को भी आप कुछ भी करवा सकते हो। मेरी बीबी को डरा सकते हो गद्दे से भी, मेरी बीबी बहुत डर गई तो आगे चलेंगे। तो ये और तो प्रेगनेंसी के दौरान क्या होता है वो हमने ढूंढने की कोशिश की, और हमारा पूरा एक सेंटर है गर्भ विज्ञान अनुसंधान केंद्र है। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो शास्त्रों ने बताया, कब दूध लेना, कब दूध की मलाई लेना, कब दूध में से निकाला हुआ मक्खन लेना, कब छाछ वाला मक्खन लेना, कभी दूध की मलाई कौन से महीने में लेनी, कब रबड़ी लेना, कब खीर लेना, कब पेड़ा लेना, हर महीने में 9 महीने में अलग अलग समय पे महर्षि चरक ने दूध की अलग अलग वेरिएंट लेने को बोला है, क्योंकि उस प्रकार से ऑर्गन बनते हैं। उसको आज की टर्मिनोलॉजी में जेनेटिक साइंस में कहते हैं ऑर्गेनोजिनोसिस। जैसे जैसे ऑर्गन बनते हैं, बच्चे की हड्डियां बनती है, तो आपको पेड़ा बर्फी ऐसा खाने को बोला है। जब उसका हृदय बनता है तब मक्खन खाना चाहिए, जब उसका मन बनता है तब खीर खानी चाहिए, जब उसका आईक्यू बनता है तब घी खाना चाहिए, जब स्किन के लेयर बनता है तब दूध की मलाई, गाय के दूध की मलाई का बोला है। तो इस तरह से हमने फिर उसके अलग अलग ट्रायल लिए, जो अभी तो मैं इतना समय नहीं है मैं बता पाऊँ आपको, लेकिन तो ये जेनेटिक साइंटिस्ट ने, एम्ब्रियोलॉजिस्ट ने, ये कोई गायनेकोलॉजिस्ट नहीं कर सकता। गायनेकोलॉजिस्ट सिर्फ बच्चा पैदा होता है तब खड़ा रह सकता है, खड़ी रह सकती है, जो नॉर्मल प्रोसेस है। कभी भी एप्पल पक जाएगा तो नीचे गिरेगा। हर 2-3 घंटे के बाद, 4 घंटे के बाद यूरिन पास होता है, नेचुरल प्रोसेस है। हर 12-18 घंटे के बाद या दिन में कभी एक बार टॉयलेट जाते हैं, स्टूल पास होता है। हर महिला को 27 से 30 दिन के बीच में मेंसेस आता है। उसी तरह से प्रेगनेंसी के बाद 9 महीने के बाद बच्चा आ ही जाता है, अपने आप आता है। पशुओं में कौन वेटरनरी डॉक्टर जाता है? वो तो जब डिफिकल्ट लेबर है, गाय का बच्चा निकल नहीं रहा है, तब तो वेटरनरी डॉक्टर चाहिए। उसी तरह जब बच्चा हमारा कोई ब्रीच प्रेजेंटेशन है, बच्चा तिरछा है या और कोई हमारा यहाँ की हड्डियाँ ही विकृत है कोई महिला की, तो फिर डॉक्टर चाहिए। उसको कहते हैं मूड गर्भ। तो महर्षि चरक ने बोला है ऐसी स्थिति में वैद्य को अंदर जाना, ताकि एक्सपीरियंस पर्सन को यानी महिला को वही जाना, सास या उसकी माँ या पति जा सकता है, कंसर्न है ना, उसका बेटा है, उसका बच्चा है, उसकी बेटी आने वाली, तो वो जा सकता है, लेकिन वैद्य नहीं जा सकता लेबर रूम में। और हम लोग उसको मानते हैं बड़े बड़े डॉक्टर, वो नेचुरल प्रोसेस में क्या करने वाली है, क्या करना है, उसको कुछ नहीं करना है। तो ये एम्ब्रियोलॉजिस्ट जानता है या जेनेटिक साइंटिस्ट जानता है कि कौन से महीने क्या क्या सेल्स तैयार होती है, कब कौन से वीक में बच्चा कौन सा वीक में आया, 4वां वीक, 5वां वीक, 6वां वीक के बाद हमारा ब्रेन स्टिमुलेट होने लगता है। ब्रेन का जो है वो, क्योंकि बच्चा तो पुरुष और स्त्री के वीर्य से बनता है, वो तो एम्ब्रियो है, उसमें से फिर ब्रेन बनना, हार्ट बनना, किडनीज बनना, तो वो कब बनता है वो सब समझना पड़ता है उसको बताने के लिए। तो साइंटिस्ट को पूछा गया है या साइंटिस्ट के पास क्वेश्चन है जो आपके मन में भी होगा कि इस आईक्यू जेनेटिक और पढ़ने के बाद होता है। एक डॉक्टर बनेगा कोई बड़ा लर्नर बनेगा, उसका आईक्यू बड़ा है। साइंटिस्ट बनेगा कोई बड़ा आईक्यू वाला। आईक्यू जेनेटिक और लर्निंग से उसको सपोर्ट मिलता है। आईक्यू इज ए जेनेटिक। आप ऐसा मत मानिए कि कोई फलानी स्कूल में बहुत एडवर्टाइजमेंट आती है ना, पूरे प्रोग्राम अब चिल्ड्रन स्कूल स्पॉन्सर करती है, कंप्यूटर के माध्यम से, आपके मोबाइल के माध्यम से आपको वो एप्स बनाती है। ऐसा लगता है ओ बहुत विकास हो गया, बहुत विकास हो गया। बच्चा कभी इंटेलिजेंट नहीं बनेगा उसमें। बच्चा तो जो आपका जेनेटिक जो जन्मजात है वही उसको बड़ा करेगा, उसको ही फिर लर्निंग प्रोसेस उसको सपोर्ट कर सकती है। नई आईक्यू नहीं आ सकती।
अनलेस एंड अनटिल घी की क्वालिटी अलग है वो करें। नेक्स्ट, तो जीनियस क्या बॉर्न होते हैं, बॉर्न ही होते हैं। जीनियस आप पैदा नहीं कर सकते, बाद में जीनियस आप कर नहीं सकते। मेरा बेटा जीनियस बनेगा वो अगर आप बिफोर प्रेगनेंसी सोचता है तो हो सकता है। तो प्री कंसेप्शन जो मैंने कल बताया कि आपको क्या विधि करनी पड़ेगी 90 डेज, तो आपका बच्चा जन्म से बुद्धिमान बन सकता है, स्वरूपवान हो सकता है, इतनी हाइट हो सकती है, स्पोर्ट्समैन बनाना चाहते हैं तो हो सकता है, संगीतकार बना सकते हो। जो हमारे शास्त्रों में हमने ऐसे 100 पात्रों का विश्लेषण करके उसका डिकोडिंग किया। तो जेनेटिक पैटर्न बहुत बड़ी है जिसमें एक ही चीज हेल्प कर सकती है, वो है घी। तो हम उसको समझने की और कहते हैं कब फिर आईक्यू कब स्टेबल हो जाता है। गर्भ में तो 87% है, लेकिन बाद जन्मने के बाद फिर वो 3 साल तक हाईएस्ट पड़ता है। जो बचा हुआ 13%, 87% हुआ, उसमें से फिर कितना 13 नहीं 87 बाकी जो रहा, तो वो परसेंटेज में 3 साल तक हाईएस्ट पड़ता है 12% वाला, और 1% जो बचा वो 12 साल तक होता है। साइंटिस्ट में डिफर हो कि कोई 4 साल में तो सब ठीक हो जाता है, बस बाद में नहीं बढ़ता। तो हमारा आईक्यू है वो जो क्रॉस में साइंटिस्ट सहमत है, वो कहते हैं कि 4 साल के बाद फिर आईक्यू स्टेबल हो जाता है। और वो मानते भी हैं कि जो आईक्यू है वो जेनेटिक है, बाद में नहीं पैदा हो सकता। जो बचा वो 87% जो है आपका गर्भ में सेट हो गया, बाकी बचा जो परसेंटेज है उसमें से 3 साल तक बढ़ेगा। साइंटिस्ट जनरली एग्री है 4 साल तक, लेकिन चरक कहता है, वाघभट कहता है, सुश्रुत कहता है कि 12 साल तक आप उसको बढ़ा सकते हो। मैं लास्ट दिन वो बताने वाला हूँ 16% से कैसे वो चेंज होता है, लेकिन ये फिर स्टेबल हो जाता है। तो वो जन्म से पहले आईक्यू हो जाता है और बढ़ते बढ़ते 4 साल के बाद नहीं बढ़ सकता, वही स्टेबल हो जाता है। नेक्स्ट, बाकी जो करें कंप्यूटर का कमाल। तो ये पंचकोश है। फिटस इज द हार्डवेयर बंच ऑफ 6 सॉफ्टवेयर। ये फिजिकल बॉडी है, इसमें से जो बोल रहा है, जो समझा रहा है, जो कन्वे कर रहा है, वो है विज्ञानमय कोश। इंटेलिजेंट पर्सन आपके साथ बात कर रहा है, वॉइस तो मेरा तो, लेकिन वॉइस भी प्राणमय कोश है, फिजिकल नहीं है। आकृति दिखती है, कम बाल वाली, 60 साल वाली, 5-7 फुट वाली, वो जो है वो आकृति है, वो फिजिकल बॉडी है। जो आप कोई काला धोला लंबा मोटा शॉर्ट, लेकिन बाकी जो बॉडीज है हमारे, उसके ऊपर काम करना है। वो तो चूहे में आपने देख लिया, भैंस का दूध दिया तो वो मोटा हो गया, तो ब्रेन में जा ही नहीं सकती बाकी कोई चीज। तो हमको इंटेलेक्ट शिफ्ट को, यानी आज्ञामय कोष को, विज्ञानमय कोष को एड्रेस करना है, ठीक करना है, और वो सगर्भावस्था में होता है और वो हम कर सकते हैं। तो मैंने बोला अन्नमय कोष, प्राणमय कोष, मनोमय कोष, ये जो है फिटस जो है आपका गर्भ जो है, बच्चा है, बेटा है, बेटी है, हमारी संतति, हमारा संतान है, वो तो हार्डवेयर है। ये लैपटॉप, ये मोबाइल, ये तो दिखता है तो वो हार्डवेयर है, अंदर सॉफ्टवेयर है ना, कुछ ना कुछ अंदर एप्लीकेशन है, वो दिखती नहीं। आप उसको देख सकते हो, स्विच खराब होकर बदल सकते हो, उसका ऊपर का स्क्रीन बदल सकते हो, उसमें हार्डवेयर है। घुटने बदल सकते हो, आइस रिपेयर करवा सकते हो ना, या नोज प्लेट टूट गया प्लास्टिक सर्जरी कर सकते हो। लेकिन किसी का दिमाग फिर गया, किसी ने रैप कर दिया, किसी ने कुछ गलती की, वो उनकी एक और जगह से होती है। फिजिकल बॉडी एक्ट तो जरूर होता है, क्योंकि बॉडी तो जो अंदर का जो है विचार, आईक्यू है, विचार है, ज्ञान है, अज्ञान है, वो रिएक्ट तो करेगा बॉडी से, ऐसे सीधा तो नहीं है। तो वो आपको समझना पड़ेगा। तो हमारे यहाँ इसको 4 पार्ट में बांटा गया है, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। हम सिर्फ ब्रेन ब्रेन नहीं बोलते, ये ब्रेन ब्रेन हो गया, इसके ब्रेन बोलते रहे और ब्रेन ब्रेन हो गया। बड़े बड़े साइंटिस्ट चले गए अमेरिका, बड़े बड़े ऋषि मुनि दब गए, बड़े बड़े ज्ञानी गाँव में बैठ गए, बड़े ज्ञानी दकियानुसी बोला गया, बड़े ज्ञानी ने अपने आप को छोड़ दिया कि चलो कोई नहीं समझेगा, युग ऐसा है, कलयुग है। तो वो उसमें भी कुछ खोट है खुद को। अरे 4 लोग हो या 1 हो, मैं कल भी बोला था कि सुखदेव जी परीक्षित एक ही व्यक्ति को पूरा महाभारत देता है, कथा में और कोई सुनने वाला नहीं। सुखदेव जी परीक्षित ने सावधान करे छे राजन, परमाश्चर्य
जो परमाश्चर्य है वो परीक्षित को बता दो, क्योंकि मरने वाला था वो। 12 दिन के बाद वो फिर मरने वाला था, सर्पदंश हो गया था, लेकिन सर्पदंश से भी बचाए रखा सुखदेव जी ने उस ज्ञान से। तो ये अज्ञानमय जो जगत है उसमें एक व्यक्ति भी सुनने वाला हो तो हमें बोलना चाहिए, कहना चाहिए। तो ये मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार 4 कंपोनेंट हमारे इन जनरल आप बुद्धि को समझे तो देखिए। तो देखो कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड बीच में और भी है, लेकिन आपको समझ नहीं। तो कॉन्शियस माइंड है जो लॉजिक, वो तो 12-13% है, बाकी सब नीचे गहरे पानी में, ये आइसबर्ग, हिमशिला। हमारा जो अज्ञात मन है, हमारा जो सुषुप्त मन है, वो बहुत गहरा है, जहां संस्कार, जहां नॉलेज ट्रांसफर होता है, जहां विचार रहते हैं, लॉजिक माइंड जो हम ऐसे कहते हैं, चलो गर्मी लग रही है ऐसी चालू करो, वो तो सिंपल बात है, भूख लगी है खाना खा लो, वो अन्नमय कोश से जुड़ी हुई सब प्रक्रिया वो करेगा ज्यादा से ज्यादा मनोमय कोश में। लेकिन विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश तक वो जा ही नहीं सकता, क्योंकि वो उनकी एंटिटी है सुषुप्त मन की। तो सुषुप्त मन को जागरूक करने के लिए गाय के घी का, उसके सूक्ष्म एटम का बड़ा रोल है। नेक्स्ट अब देखिए कॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड की एबिलिटी, उसका वर्क ये आप देखते हैं। पहले जो है आप देखेंगे कॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड के कितने काम, बहुत काम है अनकॉन्शियस माइंड के। और कॉन्शियस माइंड में प्लानिंग है, विल पावर है, क्रिटिकल थिंकिंग है, शॉर्ट टर्म मेमोरी है, जजमेंटल डिसीजन, वो सब हमारा ब्रेन करता है। लेकिन जो सब ब्रेन है या अनकॉन्शियस है, वो क्या करता है आप देखिए तो आश्चर्य होगा कि वो हैबिट्स एंड पैटर्न्स, अपनी जो हैबिट्स बनती है जिसको हम संस्कार कहते हैं, कि तेरी माँ ने कुछ सिखाया नहीं, बाकी तो डायरेक्टर सिखाता है कि तुम शिवाजी बन के खड़ा रहना, तो वो थोड़ी देर के लिए तो वो शिवाजी बन सकता है, कपड़ा बदलता है, उसका आवाज निकालता है, अब जाइए। लेकिन शिवाजी के जो गुण लाना है, शिवाजी के गुण, वो जीजा माता दे सकते हैं, समर्थ रामदास दे सकते हैं, दादा कौन देव दे सकता है, वो कहाँ दे सकता है, कहाँ देना पड़ेगा, वो उसको अनकॉन्शियस माइंड में, इसको हम संस्कार कहते हैं। बाकी शिवाजी की वॉइस ऑफ मुकेश बहुत है, वॉइस ऑफ मुकेश है, वॉइस ऑफ मोहम्मद रफी है, मोहम्मद रफी नहीं है वो। आप आवाज भी निकाल सकते हो, आप बहुत कुछ कर सकते हो, वो कॉन्शियस माइंड से, लॉजिकल माइंड से। हम सब पूरी जो हमारा क्रियाकलाप है लॉजिकल माइंड से चलता है। बहुत हम क्या बोलते हैं, हम मालूम नहीं हम कैसे दिया करते हैं, हमको क्या सुनना है, क्या नहीं सुनना है, क्या पढ़ना है, वो हमारा लॉजिकल माइंड नहीं कर पाता है। लेकिन हम फंस गए हैं इमोशन। ये देखो अभी जो लॉन्ग टर्म मेमोरी जो है, लॉन्ग टर्म मेमोरी आपने बचपन में जो संस्कार पाए वो कभी मिटने वाले नहीं। और जो टी सेल्स है, अभी जो कोविड की बात करें ना, लास्ट दिन में बताने वाला हूँ, तो कोविड के लिए वो कहते हैं कि आपकी वैक्सीन से वो टी सेल डेवलप हो गए, यानी मेमोरी सेल, और उसको याद आएगा जब भी कोविड आएगा तो बॉडी के इम्यूनिटी फिर बाहर आ जाएगी और आपके सामने लड़ेगी। लेकिन हम कैसे करते हैं सूर्यप्राशन से, घी से, वो जन्म से 12 साल तक कुट्टी पिलाते, बाकी कुछ नहीं। कभी भी कोई कोविड क्या, सार्स, बर्ड फ्लू, कोई भी वायरल इन्फेक्शन नहीं होता। कैसा नहीं होता, वो ये लॉन्ग टर्म मेमोरी में ये टी सेल को डेवलप करते हैं। नेक्स्ट, तो और कोई चीज बीबीबी को क्रॉस नहीं कर सकती। हमारा जो ब्रेन है ना, उसके ऊपर बगल में बहुत बड़ा कवच लगा है, कुछ भी चीज आप खा नहीं सकते, खा तो सकते हो, ब्रेन को डैमेज करेगी अगर जो ब्रेन में कवच नहीं होगा। ये ब्रेन के ऊपर एक कवच है, इसको कहते हैं ब्लड ब्रेन बैरियर। कुछ चीज जा ही नहीं सकती। आपका ब्रेन बचेगा। आप गलती से भी कुछ खा लिया तो ब्रेन को डैमेज नहीं होने देना, ये ईश्वर ने सोचा है, रखा है। नेक्स्ट, तो बहुत सी औषधि भी नहीं जा सकती। तो मोड ऑफ एक्शन ब्लड ब्रेन बैरियर का घी है जो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर सकता है, तेल नहीं क्रॉस कर सकता क्योंकि उसमें एलडीएल है, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन का जो मॉलिक्यूल है वो बीबी को क्रॉस नहीं करता, एचडीएल है जिसमें, यानी वो देसी गाय की घी में, तो वो क्रॉस करके आईक्यू बढ़ा सकता है। तो ये हमारा रिसर्च है, शायद आप लोगों को बताइए। नेक्स्ट, तो कौन तोड़ सकता है? ग्लूकोज, ऐसे जो मॉलिक्यूल है वो जा सकता है, ग्लूकोज जा सकता है,
जैसे आपको ग्लूकोज कम हो गया बॉडी में तो इंट्रावेनस देंगे और ब्रेन में भी जाएगा। ब्रेन में ग्लूकोज नहीं है, सोडियम नहीं है, जो एटम वो नहीं जाएगा तो आदमी वैसे भी मर जाएगा। तो वो ग्लूकोज चाहिए, सोडियम चाहिए, उनके मॉलिक्यूल छोटे हैं, वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर सकता है। लेकिन बाकी कोई फैट या कोई भी ऐसी चीज है, प्रोटीन है, तो नहीं आ सकता। सिर्फ गाय का घी ही अंदर एंटर कर सकता है। तो ये आपको समझना पड़ेगा। HCl जो मैंने बताया, हाई डेंसिटी ग्लाइकोप्रोटीन। तो दी स्मृति मेधा, तो अलग अलग 4 जगह है ब्रेन का, जो आज साइंटिस्ट अब धीरे धीरे उसको देख रहे हैं कि मेमोरी की कौन सी मेमोरी कहाँ रहेगी। तो हमारे यहाँ कुछ धी बोला गया, मेधा बोला गया, स्मृति बोला गया, अलग अलग शब्द है। तो धी यानी धारण करना। नेक्स्ट, तो हमको मल्टीपल इंटेलिजेंस बनना है, सिर्फ IQ बढ़ाना ऐसा नहीं है। नंबर स्मार्ट, इंटरप्रिटेशन स्मार्ट, अलग अलग प्रकार की जो स्मार्टनेस है, तो वो जो स्मार्टनेस है यानी वो जो 8 प्रकार की IQ है, वो सगर्भावस्था में आप कर सकते हो, बाकी बाद में नहीं होता। और या तो 4 साल तक कर सकते हो। इसलिए याद रखिए, कभी भी प्ले हाउस में या किंडरगार्टन में बच्चे को नहीं भेजना चाहिए। अमेरिका में जाओ, 6 साल तक का स्कूलिंग नहीं है। वो इतना समझता है, जर्मनी में वो नहीं समझते कि बच्चे को स्कूल में भेजना है, प्ले हाउस में भेजना है। और प्ले हाउस का अगर मीनिंग है तो खेलना है, अगर सही भी है तो खेलना है। तो माता पिता के पास, बड़े भाई के पास, अपने परिवार में जितना बच्चा समझता है, और वो भी 5 तत्वों से। बच्चे को पानी गिराने दीजिए, बस बच्चे को मिट्टी में घूमने दीजिए। हम कहते हैं बर्बाद हो जाओगे, बीमार हो जाओगे। बच्चे मिट्टी से जो सीखेगा वो कोई प्ले हाउस में नहीं सीख पाएगा। कागज का फटना होता है, कर आवाज होता है, जैसे कोई पेपर को मैंने फाड़ा तो आवाज आता है, उस आवाज उसकी मेमोरी में जाता है और उसको इतना आनंद आता है। एक दिन की बात है, मेरी पीछे की जो स्टूडेंट्स पुणे की है, नाम अभी याद नहीं आ रहा है, एक है सुचित्रा और दूसरी शायद हेमा, ऐसा कुछ नाम। तो 2 लड़कियां हमारे यहाँ कभी कभी गुजराती खाना खाने के लिए आती थी कि मैडम का हाथ का खाना खाएंगे, सर के पास कुछ सत्संग करेंगे। तो मैं हॉस्पिटल से देरी से आया, मेरा पेशेंट ज़्यादा था और वो पहुंच गई थी। तो मेरी बेटी, मैं सुबह तो क्या न्यूज़पेपर ऊपर से देखिए काटता हॉस्पिटल, लेकिन जब हम वापस आते हैं और परोसा जाता है तब तक मैं न्यूज़पेपर फिर से देख लेता हूँ जरा डिटेल में, और लंच के बाद फिर से और डिटेल देखता हूँ। ये मेरा क्रम है। तो उसी दिन का जो न्यूज़पेपर था, वो यात्री मेरी बेटी छोटी, वो बैठी थी और वो उसके हाथ में आ गया, और वो 2 लड़कियां आई थी और मैं अभी एंटर ही कर रहा था, लेकिन यात्री ने न्यूज़पेपर को फाड़ रही थी। तो उनको लगा कि सर तो बहुत गुस्से वाले हैं, क्या करेंगे। और उसने मेरी वाइफ को बोला कि मैडम यात्री फाड़ रही है, सर आएंगे। तो मैं उसी समय मैंने एंटर किया। तो अब सर क्या करेंगे, बच्ची को डांटेंगे। तो मैंने तो तुरंत पस्ती हम जहाँ रखते हैं, पस्ती यानी रद्दी, वो रद्दी एक 2 उठा के उसको दे दी, बेटा और जोर से फाड़ो। मैंने भी फाड़ा, वो न्यूज़पेपर खींच गया जो मुझे पढ़ना बाकी था। लेकिन उसको करने दीजिए, हम नहीं करने दे रहे हैं। वो जो 18 साल की, 20 साल की, टपक टपक बोलने वाली, हिल्स पहनने वाली, जीन्स पहनने वाली, ऐसे बाल रखने वाली, मेकअप करने वाली, मुझे मेकअप से प्रॉब्लम नहीं है। उसको क्या नॉलेज है, उसके खुद के बच्चे नहीं है, वो आपके बच्चे को क्या सिखाएगी, क्या संस्कार देगी। देश का प्राइम मिनिस्टर इस तरह से तैयार किया गया जो आपको मालूम नहीं है। पंडित मोतीलाल नेहरू का बेटा यानी जवाहरलाल, हमारा पहला प्राइम मिनिस्टर जो 17 साल तक रहा, उसकी भाई कौन थी? कमला नेहरू तो बड़े रईस थी, तो वो नहीं वो कर सकती थी। तो घर में एक मुस्लिम भाई रखी थी, वो उसको दूध पिलाती थी। जब बच्चा रोता है कोई तो बोलता है ना, राधे राधे, जय वाला, हरी हरी, सो जा बेटा, ठाकुर जी आ जाएंगे, तुम तो बहुत अच्छे हो, देखो गाय। मुस्लिम महिला क्या बोलेगी? जब जवान रोता था, फिर उसको पढ़ाने के लिए प्ले हाउस घर में ही था, वो क्रिश्चियन नन्स आती थी। और फिर 12th के बाद वो हेरो में गए, 2 साल उधर पढ़े, और फिर कैम्ब्रिज में पढ़े 4 साल। जब हेरो में पढ़ रहे थे तब उसके वार्डन ने लिखा है, क्रिश्चियन वार्डन ने, वो सब क्रिश्चियन है वो मान लेना,
कि भाई देखो भारत का भावी प्राइम मिनिस्टर हम तैयार कर रहे हैं, जो शरीर से तो भारतीय होगा, लेकिन देखना इसलिए जवाहरलाल नेहरू जब डिक्शनरी डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखता है तब वो लिखता है बाय बोर्न एन एक्सीडेंट आई बोर्न इन हिंदू फैमिली, बाय एन एक्सीडेंट आई बोर्न इन हिंदू फैमिली। मैं एक्सीडेंट से हिंदू फैमिली में बना, लेकिन मैं हिंदू बोल के मरना नहीं चाहता। उसको पता ही नहीं है हिंदू क्या है, हिंदुत्व क्या है, हिंदुइज्म क्या है। वो यूरोपियन लोगों ने ऐसा प्राइम मिनिस्टर तैयार किया, वो प्लान करके किया था इस देश का प्राइम मिनिस्टर कैसा होना चाहिए, हमारा पिछ लघु होना चाहिए। ये आपको बात करूंगा तो आपको बहुत दर्द लगेगा, लेकिन ये हमारे देश के साथ हुआ है और आपके बेटों बेटी में ये हो रहा है। मैं आपको पूछूं, हम्पी हम्पी सेट ऑन वॉल, आपने सुना होगा ये हम्पी डम्पी सेट ऑन वॉल, क्या है वो हम्पी डम्पी? आपके बेटे सेकंड उसमें पढ़ते होंगे, आपको मालूम ही नहीं है ना। आपको नहीं आता है तो बहुत जोर से मार के सिखाते हैं या टीचर उसको और सिखाती है। हम्पी और डम्पी क्या थी? बर्मिंघम पैलेस के ऊपर दो तोप थी। तोप को क्या बोलते हो? तोप ही बोलते हैं, बम्बार्डमेंट जो करता है, गोला छोड़ते हैं, मारो तोप बोलते हैं, क्या बोलते हैं? गोल तो वो तोप का नाम था हम्पी और डम्पी। बर्मिंघम पैलेस के ऊपर, ब्रिटिश क्राउन का जो पैलेस है उसके ऊपर ये तोप रखी गई थी, एक हम्पी और एक डम्पी, उसका नाम था। और एक कवि ने गाया, जब तक हम्पी और डम्पी सेट ऑन वॉल्स, इस किले के ऊपर, बुर्ज के ऊपर है, तब तक फ्रांस हमारे ऊपर हमला नहीं कर सकता। ये फ्रांस के लिए हम्पी और डम्पी उसके लिए गए जो हम सेकंड कक्षा में पढ़ा है। मालूम ही नहीं कि वो स्तुति किसकी है? ब्रिटिशरों की स्तुति है। ब्रिटिशरों ने अपने देश को बचाने के लिए एक तोप के लिए गाई और वो हमारे बच्चे को सिखाया, और नहीं आता है तो उसको मारते हैं। तो वो मालूम ही नहीं है एजुकेशन क्या है, ब्रेन क्या है। मेरा बहुत गुस्सा है, मैं बहुत नाराज हूं, मैं अपने आप से क्यों ज्यादा लोगों को नहीं कह पा रहा। मुझे बहुत दुख है कि मैं क्यों सब लोगों से ये बात नहीं कर पा रहा। होगा जो ईश्वर की इच्छा अभी तक। तो ये मल्टीपल, ये स्वर्ण प्राशन, ये जो हम 12 साल तक देते हैं, घी, हनी और गोल्ड, उसका जो कॉम्बिनेशन बनता है, जो ब्रेन सेल में कैसे जाता है, क्या काम करता है, न सिर्फ वो बल्य है, बल बढ़ाने वाला, वो मेद्य है, आईक्यू बढ़ाने वाला। जो बचे हुए 13% जो आईक्यू है, गर्भ के बाद भी हम कुछ डेवलप कर सकते हैं। इसको एक ही चांस है आपके पास, और हर पुष्य नक्षत्र में एक दिन दिया जाता है महीने में, तो 12 साल तक ही देना है बस, फिर बाद में देना नहीं। तो कोविड हो या सार्स हो, बर्ड फ्लू हो, पोलियो हो, कोई भी खुराक नहीं देने पड़ेंगे। मैं डेटा बताने वाला हूँ लास्ट दिन में कि हैप्पी लाइफ में कैसे करना है, वो आप जरूर बताइए। तो आपका बच्चा आयुष्मान चिरंजीव, उसको कोई मारेगा तो भी मर नहीं सकता। चिरंजीव मालूम है ना, हनुमान, जनक, व्यास को कौन कौन चिरंजीव है, परशुराम, ये मरे नहीं कभी। 14 लोग ऐसे हैं जो मरे नहीं। देखिए, तो काव्यम जीवनियम नृत्यम रसायनम, ठीक है, मैंने कुछ ऐसा आपके लिए रखा तो मुझे देना चाहिए था, ऐसा मान के मैंने आपके सामने रखा है। पता नहीं आपको पसंद आया नहीं आया, आपको उपयोगी होगा नहीं होगा, ये तो आपके ऊपर है। मेरा तो बस फर्ज बनता था कि मैं घी के बारे में, आईक्यू के बारे में, मेमोरी के बारे में कुछ हिंट्स दूँ। सब तो मैं रिसर्च नहीं बता सकता, रिसर्च का टॉपिक भी नहीं है। पब्लिक को इतना ही बताना है कि गाय हमारी माता है, वो कामधेनु है, वो हमारे घर में चाहिए। क्यों चाहिए? क्यों हमने माता बोला? कोई भी एनिमल को माता नहीं बोलो, भैंस भी इतना दूध देती है, हमने माता नहीं बोला। बकरी का भी दूध अच्छा होता है कुछ संजोग में, लेकिन माता नहीं बोला। कोई प्राणी को माता का स्तर नहीं मिला, और हमने गाय को माता। उसका बहुत बड़ा वजन है। ठीक है, धन्यवाद आपका। कल का जो टॉपिक है, कल का नेक्स्ट कुछ पैसे तो पूछ सकते हैं। लास्ट टाइम और देसी गौ सब कृषि एग्रीकल्चर फील्ड में गाय और गौ का क्या रोल है, कैसा हमारा अन्न होना चाहिए, उस अन्न से हमारे अंदर क्या चेंज आता है, उसकी थोड़ी चर्चा करूँगा। सब जगह ऐसा लगता है वो तो किसान के लिए है, लेकिन किसान तो उगाता है, होता है, खाते तो हम हैं, तो आपके लिए भी इतना ही उपयोगी है। पता नहीं आपको पसंद आएगा कि नहीं, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी विनंती है कि आप कुछ इस ज्ञान को लोगों को बांटने के लिए आपके पास कठोर। धन्यवाद। धन्यवाद। आज हमारे साथ इंडो अमेरिकन